Assalamualaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 7th. In today's lecture, we will start completing the exercise of poem No. As in the previous lecture, we have discussed almost 6 questions from part 1. Like, in what way is the title of the poem is good one? The second one was, is there a rhyme scheme to the poem? The third one was, which words in the poem tell us about the following? The next one was times of the day. The fifth one was roads, and the sixth one was motion or interaction. Basically, I was not having the question in the previous lecture, so I had shared the answers of these questions. But in today's lecture, I am having the question of these chapter as well. So let's begin with the question number 7, which is weather conditions or geographical features. Let's see the answer of this question. So here is the answer of that question, that weather conditions or geographical features like sun, moon, sky, earthly view, land, ocean, coast, park, warmth, shade and shine. सवाल का मकसद ये था कि इस पोएम के अंदर आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें नज़र आई हैं जिसमें वेदर कंडीशंस के बारे में पता चल जाए और जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता चल जाए. तो दीज आर ऑल दोज वर्ड्स which we had discussed in the poem और ये उसका आंसर है. Now the next question is living creatures and plants. यानी कि इस पोएम के अंदर लिविंग क्रिएचर्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं और प्लांट्स कौन से पढ़े हैं, उनके नाम बता दें या उनको डिस्कस कर दें. So here are all the names, like ये वाला आंसर है इसका. Living creatures and plants which includes people, company, nobility, member, butterflies, bees, fruits, flowers, leaves and birds. These are basically the things which we had discussed in the poem. Now let's move on to the next question. Now in the next question it says that these questions are more difficult. Discuss them first. वो कहते हैं कि ये जो सवाल है नेक्स्ट ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इनको पहले डिस्कस कर लिया जाए. How would you describe the general picture parted by the poet? Is it a good one? Okay. तो इसमें वो कहते हैं कि जो पोइट ने एक मंजर कशी की है इस नज़म के अंदर, आपको लगता है कि वो जो है बिल्कुल ठीक उसको उसकी वजाहत कर रही है? Is that a good one? So let's see the answer to this question. Here is the answer of the question. The poem describes a month, November. कि जो पोइम है वो नवंबर का जो महीना है उसको डिस्क्राइब करती है. In which there are a lot of negatives indicate by no, जिसके अंदर बेतहाशा जो मनफी असरात हैं वो नज़र आते हैं. जो मनफी असरात हैं बेसिकली वो नज़र आते हैं नो की शक्ल में, कि कुछ भी जो जिस किसी भी चीज़ के बारे में वो बात करता है वो नो में ही उसे मिल रही है आंसर में. The poet describes this season as being one without warmth or cheerfulness. जो पोइट है वो बताता है कि ये एक वाहिद महीना है जिसमें ना ही किसी किस्म का कि कोई गरमाइश होती है और ना ही चेयरफुलनेस, यानी लोगों में भी वार्मथ और गरमाइश नहीं पाई जाती. आगे वो कहता है कि इट हैज़ नन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स दैट फीचर इन सम अदर मंथ्स ऑफ द ईयर. वो कहता है इस महीने में कोई ऐसी बात नहीं है जो बाकी किसी और महीने में पूरे साल में पाई जाए. हाउएवर ताहम ही डज दिस इन अ चेयरफुल वे. वो ये सारी बात बड़े ही चेयरफुल तरीके से बताता है. सो द पोएम इज़ नॉट डिप्रेसिंग और सैड. तो वो कहते हैं ये जो नज़म है ये इतनी अफसरदा और वो कहते हैं डिप्रेसिंग नहीं है. डोंट फॉरगेट द पोएम डिस्क्राइब्स. अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर बात है इसको छोड़ देना है. आपका जो जवाब है वो डिप्रेसिंग और सैड यहीं तक है. डोंट फॉरगेट से आगे आपने नहीं करना है. योर आंसर इज अप टू डिप्रेसिंग और सैड, यहीं तक आपका इसका जवाब है. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, डू यू थिंक द पोइट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वाई? क्या आपको लगता है कि जो शायर है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और ऐसा क्यों है आपको लगता? दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ऑल्दो द पोएम इज़ फुल ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स. वो कहते हैं कि जो नज़म है वो नेगेटिव स्टेटमेंट से बड़ी है, यानी कि हर चीज़ का जवाब नहीं में है. द पोइट स्टिल मैनेजेस टू मेक इट साउंड फेयरली चेयरफुल. लेकिन जो शायर है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से इस नज़म को बोरिंग ना होने दे, चेयरफुल रहने दे.
द राइमिंग कपलेट्स, वो कहते हैं कि इसके अंदर जो राइमिंग पैटर्न है, यानी कि एक साउंड का दूसरे साउंड के साथ मिलना, द यूज़ ऑफ द सेम वर्ड, एक ही तरह के अल्फाज का बार बार इस्तेमाल होना और हर लाइन के शुरू में एक ही जैसे लफ्ज़ आना, एंड द पेस एट विच द पोइम मूव्स, और एक ऐसे अंदाज से जिसमें जो नज़म आगे बढ़ रही है, ऑल हेल्प टू मेक अ चेयरफुल, ये तमाम मदद करते हैं उसे चेयरफुल बनाने में, द लास्ट लाइन शोज़ ही हैज़ ह्यूमर, और आखिरी लाइन जो है नज़म की वो बताती है कि जो शायर है उसके पास ह्यूमर है, यानी कि वो मजाक के तौर पे शायरी कर रहा है. So now let's move on to the next part of the exercise. Answer the following with the reference to context. अब इसमें वो आपको कहता है कि आपको कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपने उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है और उसका आंसर देना है. सबसे पहला है कि व्हाट इज़ मेंट बाय टी अदर साइड द वे. अब इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं. ये रहा इसका जवाब. इट लिटरली मीन्स द अदर साइड ऑफ द रोड. इसका मतलब ये है कि सड़क के दूसरी जानिब, यानी कि इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि सड़क के दूसरी जानिब. Now let's see the next question. What do you think the phrase no go is put in inverted commas while other no mail are not? Is there any other expression in inverted commas? वो कहते हैं कि जो पूरा फ्रेज़ है नो गो, इसको इन्वर्टेड कोमा में डाला गया है, जबकि नो मेल जो है इसको इन्वर्टेड कोमा में यूज़ नहीं किया गया. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और इसके अलावा कोई ऐसा और एक्सप्रेशन है इसमें जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूज़ किया गया हो? Here is the answer. No go is in inverted commas because it is what was said by the transport authorities. वो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं उनके मुताबिक इस मौसम के अंदर सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं था, इस वजह से उन्होंने ये जो एक छोटा सा फ्रेज़ है इसको इस्तेमाल किया गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. द अदर फ्रेज़ आर नॉट कोट्स. वो कहते हैं कि जो बाकी के जो फ्रेज़ इस्तेमाल हुए हैं वो किसी भी किस्म के कोट्स नहीं है, यानी किसी और अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट ने इस्तेमाल नहीं किए थे, सिवाय अदर साइड ऑफ द वे इस चीज़ के, विच इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल किया गया, बिकॉज इट इज़ अ कोड ऑफ अ कोलोकियल फ्रेज़, जो कि ये एक आम इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ था जो कि यूजुअली जो है वो सड़कों पे इशारों के तौर पे लगाया जाता है. पीपल्स शुड डिस्कस. अब वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इसको जो है इसका जवाब यहीं तक रखें आप, कोलोकियल फ्रेज़ तक, इसके आगे आप लोगों ने इसका आंसर नहीं देना है. आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट. नो गो इट is in inverted commas because it is what was said by the transport authorities. The other phrase are not codes except for T other side of the way, which is in inverted commas because it is the code of the colloquial phrase. बस यहाँ तक इसका जवाब है. अगला सवाल जो है अब हम देखते हैं. Now here is the next question. That what does the ring refers to? अब वो कहते हैं जो word ring है ये किस चीज़ को रेफर करता है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? So here is the answer. The ring is a circular course in Hyde Park. वो कहते हैं लंदन के अंदर एक हाइड पार्क है. बेसिकली ये रिंग वो झूला है जो कि बहुत मशहूर है लंदन में, उसके हाइड पार्क में, उसकी तरफ इशारा किया गया. यूज़ फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग, जो कि झूला लेने वगैरह के लिए और ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि लोग दूर दूर से आते हैं उसके ऊपर झूला लेने के लिए, यानी कि वहाँ से, क्योंकि लंदन जो है उसका नज़ारा बहुत अच्छा नज़र आता है. Now the last question of this part is comment on the phrase no afternoon gentility. इस फ्रेज़ के ऊपर हमने जो है अब इसको थोड़ा सा elaborate करना है. This is the answer. Gentility refers to the people who are courteous and well mannered and who also belongs to the upper class. When out walking, such people would greet each other. Sorry, यहाँ greet नहीं है, greet लिखा हुआ है. This is not evident at this time. This is not evident at this time because it is November and very cold. So nobody is out walking and greeting or talking to each other. This was the answer of the question. This is the next part of the exercise in which the poet is asking that find words in the poem which may be described in the following way. अब आपके पास नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं जिसको हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसके मुताबिक हमें जो एक सिमिलर वर्ड पोएम में से मिलेगा वो हमने इसके आगे लिख देना है. सबसे पहला सेंटेंस है
द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका जो जवाब है वो है द सन, यानी कि वो इसका जवाब जो है वो है दी सन। इस लाइन के आगे आप लिख देंगे द सन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, तो इसका जवाब है द मून। इसके आगे आप लिख देंगे द मून। अप्रोप्रिएट और करेक्ट, इसके आगे आप लिखेंगे प्रॉपर। थर्ड स्टेटमेंट यानी कि सी वाले का जवाब है प्रॉपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेज इन द बिगिनिंग ऑफ द सन्स और सिग्नल्स, इसका जो जवाब है वो है डॉन, जिसके स्पेलिंग है DAWN। द स्पेलिंग इज DAWN, डॉन। ई स्टेटमेंट है साइंस और सिग्नल्स, इसका जवाब है इंडिकेशंस, INDICATIONS, इंडिकेशंस। अगला जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर F, वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, इजीली रिकॉग्नाइज्ड, इसका जवाब है फेमिलियर। फेमिलियर स्पेलिंग है FAMILIAR, फेमिलियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी द परसेप्शन दैट समबडी हैज़ बीन सीन बिफोर एंड इज नोन, इसका जवाब है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन RECOGNITION, रिकॉग्नाइजेशन। स्टेटमेंट H है अ वेग आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, पर्सन और इवेंट, इसका जवाब है इनक्लिंग, INKLING, इनक्लिंग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंटेंट और रिलैक्स्ड, इसका जवाब है कंफर्टेबल। स्टेटमेंट नंबर I का जवाब है कंफर्टेबल। फिर है स्टेटमेंट नंबर J, जिसका जो स्टेटमेंट में एक ही बात छोटी सी लिखी हुई है, लिम, जिसका मतलब है मेंबर, इसके आगे लिखेंगे आप मेंबर, MEMBER, मेंबर। फिर उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं एन इंसेक्ट ऑफ द अदर लेपिडोप्टेरा, इसका जवाब है बटरफ्लाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हेयर इन्फेक्शन, जिसका आगे जवाब है वार्मथ। जो स्टेटमेंट्स मैं भी आपके सामने पढ़ रही थी उनका जो जवाब है वो ये लिखे हुए हैं, यानी कि स्टेटमेंट नंबर A का जवाब है द सन, B का जवाब है द मून, C का है प्रॉपर, D का जवाब है डॉन, स्टेटमेंट नंबर E का जवाब है इंडिकेशन, F का जवाब है फेमिलियर, G का जो जवाब है वो है रिकॉग्नाइजेशन, जो H है उसका जवाब है इंक्लिंग, I का जवाब है कंफर्टेबल, J का जवाब है मेंबर, K का जवाब है बटरफ्लाई और I का जवाब है L का जवाब है वार्मथ। ये आप लोग एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। ओके, सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो कहते हैं कि कैन यू अरेंज द प्रोनाउंस इन द लिस्ट ऑन पेज नंबर 16। वो कहते हैं कि पेज नंबर 16 जो है उसके ऊपर कुछ प्रोनाउंस हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है कॉलम्स के अंदर, वन फॉर सिंगुलर एंड द अदर फॉर द प्लूरल प्रोनाउंस। आपने क्या करना है कि उनमें से जो सिंगुलर है उन्हें सिंगुलर की टर्म में लिख देना है, जो प्लूरल हैं उन्हें प्लूरल की टर्म में लिख देना है कि वो प्लूरल है और वो सिंगुलर है। उसका ताल्लुक इन स्टेटमेंट्स के, ये जो दी गई हैं स्टेटमेंट्स, ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको लिखना है और उसके बाद मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है सिंगुलर की। जब आप सिंगुलर की हेडिंग देंगे तो उसके बाद आपने ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं सिंगुलर के अंदर, ईच, एवरीवन, नन, ब्रैकेट के अंदर नॉट वन, वन, दिस, अनदर, नो वन, दैट, नोबडी। अब आपने ये सिंगुलर की हेडिंग देनी है सबसे पहले मार्कर के साथ और बिल्कुल उसके आगे जैसे ये लिखा एक लाइन छोड़ के ये जो लिखे हुए हैं कॉमा के साथ बिल्कुल आपने इन्हें लिख देना है, ठीक है, इसी सीक्वेंस के साथ। इसी तरह आपने जब ये कर लेंगे तो उसके बाद प्लूरल की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। जब आप प्लूरल की हेडिंग देंगे तो उसके नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है बोथ, ब्रैकेट कॉमा का बाद ऑल, दोस, सम,
अदर्स एंड दीज। फिर आपने ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको लिख देना है। ये आप पेन से लिखेंगे दोनों जो लाइंस हैं, बाकी सिंगुलर और प्लूरल ये आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे। उसके बाद आपका ये वाला सवाल है, इसमें वो कहता है कि आपने अंडरलाइन करने हैं प्रोनाउंस। ये जो नीचे आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें से जो प्रोनाउन है उनको आपने अंडरलाइन करना है एंड से वेदर दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। और उसके बाद आपने बताना है कि आया वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोनाउंस या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका नाउन अली है तो अली के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा ही। इसी तरह अगर एक हमारे पास नाउन है आयशा तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा शी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन से प्रोनाउंस मौजूद हैं। पहली स्टेटमेंट है दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर्स। इसमें जो प्रोनाउन है वो है दे और ये जो वर्ड दे है इसको आपने अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद इसके ऊपर लिखना है प्लूरल और ये एक सब्जेक्ट भी है। इसका जो जवाब है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरीके के साथ। ये देखिए जी, सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी वो थी कि दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर्स। तो इसके अंदर जो दे है हमारे पास ये एक प्रोनाउन था तो मैंने इसको अंडरलाइन किया और इसके ऊपर बजाय इसके कि आप पूरा प्लूरल और सब्जेक्ट लिखें आप लिखेंगे पी और आप एक स्लैश डाल के एस लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि ये प्लूरल और सब्जेक्ट है। आपने अपनी बुक्स के ऊपर इसी तरह से अंडरलाइन करना है और इस तरह से ऊपर लिख देना है। दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास कि आसिम सेड ही वुड गिव देम सम वुड। अब इसके अंदर हमारे पास जो ही है इसको अंडरलाइन किया मैंने और ये एक सब्जेक्ट भी था और इसके अलावा ये सिंगुलर भी था तो मैंने सिंगुलर का एस फिर स्लैश और फिर सब्जेक्ट का एस लिख दिया। इसी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक और वर्ड जो कि देम है, ये भी एक प्रोनाउन था तो मैंने इसको अंडरलाइन किया और इसके ऊपर लिखा प्लूरल का पी और स्लैश डाल के, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसके ऊपर ओ लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेविड सिस्टर। यहाँ पर हम लोग एक और एस लिखेंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग इसका। डेविड सिस्टर केम विद अस। तो इसके अंदर जो हमारे पास अस है ये एक प्रोनाउन था तो मैंने इसके ऊपर, क्योंकि ये एक प्लूरल प्रोनाउन था तो मैंने यूज़ किया पी स्लैश ओ। ये थी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स। इसी तरह हमने बाकी स्टेटमेंट्स को भी करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। सो हेयर आर सम अदर स्टेटमेंट्स। शी आस्क्ड अहमद टू कॉन्टैक्ट मी। अब इसके अंदर शी और मी ये दोनों हमारे पास प्रोनाउंस थे। शी ये एक हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके अलावा ये एक सब्जेक्ट भी है। मी ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगली स्टेटमेंट है आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर। इसमें आपने आई को अंडरलाइन करना है। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके अलावा सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डू यू नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो। इसके अंदर यू और हिम ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे पास प्रोनाउन थे तो हमने यू को अंडरलाइन किया और ये एक सिंगुलर और सब्जेक्ट था, इसके ऊपर एस स्लैश एस लिखेंगे। इसी तरह हिम भी एक प्रोनाउन है तो हमने इसके लिए एस स्लैश ऑब्जेक्ट ओ लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स ये हैं आई वंडर वेयर शी हैज़ पुट द बास्केट। इस स्टेटमेंट में आई और शी ये दोनों हमारे पास जो हैं ये प्रोनाउंस थे। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके अलावा सब्जेक्ट भी है। इसी तरह शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। लास्ट स्टेटमेंट है इट वाज अंडर द चेयर अ मिनट अगो। इसमें इट जो है इसको अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन एज वेल एज सब्जेक्ट। तो बच्चों दिस वाज योर चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप लोगों को अब मुझे यकीन है कि समझ आई होगी इस चैप्टर की। इसकी एक्सरसाइज यहीं तक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आज काम करवाया गया है इसको अपनी कॉपीज़ पर उतारना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।